नमस्कार मित्रों। इस क्लास में हम देखेंगे कृषि से संबंधित ताज़ा डाटा, बजट के और आर्थिक समीक्षा के, उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये क्लास आपके लिए पिछली 2-3 क्लासेज हुई है इकोनॉमी की, उसी तरह से महत्वपूर्ण रहेगी। और सेकेंड ग्रेड की जो परीक्षा है सितंबर में, उसके लिए विशेष उपयोगी है। तो देखो, पहले हम थोड़े से डाटा देख लेते हैं, उसके बाद में जो है हम देखेंगे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखो, पहली चीज़ है कि भाई जो बजट अभी जारी हुआ था 2025 में, उस बजट में जो अभी बजट जारी हुआ था सरकार का, उसमें कृषि के लिए कितने रुपए, तो कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, इसके लिए 1.45 लाख करोड़ रुपए जो है वो रखे गए हैं। ये कितना प्रतिशत है कुल बजट का, तो 2.7% है। एक तो आपको यह ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा, भारत में कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेश है, तो 15 कृषि जलवायु प्रदेश है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसमें उत्तरी पूर्वोत्तर ऐसे। उसके बाद में हम बात करते हैं कि भाई कृषि का जो जीडीपी में कितना योगदान है। कृषि चूंकि प्राथमिक क्षेत्र में आता है, आपको ध्यान में ही है। तो कृषि का जो जीडीपी में योगदान है वो है 16%। इसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। उसके अलावा इसका जो वार्षिक जो ग्रोथ रेट है कृषि की, वो कितनी है, तो वो है इसकी 3.8%। ये आप ध्यान में रखें। इसके ऊपर जनसंख्या कितनी निर्भर है कृषि के ऊपर, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये है 46.1%, ठीक है। तो ये कृषि से संबंधित प्रमुख डाटा हुए। बजट में दो चीज़ों की और प्रमुख घोषणा हुई थी। एक तो मखाना बोर्ड। ये मखाना वो नहीं जो हम प्रसाद के रूप में खाते हैं, ये वो मखाने जो थोड़े आपने खाए होंगे कभी, थोड़े बड़े फूले हुए से होते हैं पॉपकॉर्न की तरह, और उनको अक्सर व्रत वगैरह में ऐसे भी खाते हैं लोग आजकल खूब। तो ये मखाना बोर्ड जो है ना, वो बिहार में स्थापित किया जाएगा। और एक जो है यूरिया, यूरिया का एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जो नामरूप असम में स्थापित किया जाएगा। ये बजट की कुछ मुख्य बातें थी, ठीक है। उसके अलावा अब अगर हम बात करें कि मैंने थोड़ा सा आपको एमएसपी के बारे में पढ़ाया था, एक केसीसी का भी ध्यान रख लेना। किसान क्रेडिट कार्ड जो है, पहले उसमें 3 लाख रुपए थे, अब उसकी जो सीमा वो बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। और किसान सम्मान निधि में साल के जो है वो 6,000 रुपये हैं, और राजस्थान में उसमें 9,000 रुपये हैं, ठीक है। अब एमएसएमई का हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, तो वो इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेट किया तो थोड़ी उसमें चूक हो गई, तो आप उसको थोड़ा अपडेट कर लें। एमएसएम जो माइक्रो है उसमें 2.5 करोड़ है निवेश, स्मॉल है उसमें 25 करोड़, 2.5 से 25 करोड़ तक, और जो मीडियम है उसमें मैंने 50 बता दिया था, 125 होगा, आप ध्यान रखें। 2.5 पॉइंट उड़ा दो 25, एक एका लगा दो 125, ठीक है। अब जो टर्नओवर है, ये तो है निवेश, इन्वेस्टमेंट। टर्नओवर जो है, टर्नओवर वो जो है इसमें है 10 करोड़ तक, इसमें है 100 करोड़ तक, और इसमें है 500 करोड़ तक। ये आपको थोड़ा अपडेट कर लेना है, ये मीडियम वाला। मैं उस वीडियो के नीचे, किसी वीडियो में कोई त्रुटि रह जाए तो उसी के नीचे मैं कमेंट करके डाल देता हूँ। दूसरा, आप भी पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, कहीं ऐसा कुछ आपको डाउट लगे आप कमेंट किया करो, और उसका जवाब भी देने का प्रयास करता हूँ। टेलीग्राम पर भी मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा लास्ट वाले को अपडेट कर लेना, ठीक है। अब हम थोड़ी सी यहाँ चीज़ें देखते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन पे आएंगे। आपको थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा होने की वजह से क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ब्राइटनेस कम कर देते हैं तो थोड़ा क्लियर दिख जाएगा, ठीक है। ये थोड़ी लाइटिंग का जो है ना, लाइटिंग और लगानी पड़ेगी, ये जो धारी सी आती है ना वो। तो देखो, एक तो कृषि को जैसे है ना, ये एनसीईआरटी वाली किताब का पेज है, ये जो कक्षा 10 में चलती है, समकालीन भारत। तो इसमें झूमिंग कृषि के बारे में कुछ बताया गया है। उत्तर पूर्वी राज्यों, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उन क्षेत्रों में झूम बोलते हैं। जो वनों को, पेड़, जो जंगलों को काट कर जलाकर कृषि की जाती है, उसे झूमिंग कृषि बोलते हैं। राजस्थान में भी झूम बोलते हैं। मणिपुर में पामलू, देखो मणिपुर है ना, पामलू याद रखे ना, मणिलू, मणिलू ऐसे। और छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में दीपा, ठीक है ना, 36, जैसे 36 दीप या 36 दिए, ऐसे कोई ट्रिक याद रख लेना।
झूम को कर्तन दहन प्रणाली भी कहते हैं। मेक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राजील में रोका। ये अपने काम का नहीं क्योंकि वर्ल्ड का है, तो ये आपके काम का ध्यान रख लेना इसमें। मध्य प्रदेश में वेबर या दहिया, ठीक है, मध्य प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में पोड्डू अथवा पेंडा, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में पोड्डू, ओडिशा में पामा, और पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वालर, और हिमालय में खिल, झारखंड में कुरुआ, उत्तर प्रदेश में झूम। आप कहेंगे इतने सारे कैसे याद हो गए, तो इतने सारे को छोड़ो, ये देख लो, जैसे पूर्वोत्तर में झूम, मणिपुर में पामलू, छत्तीसगढ़ में दीपा, आंध्र प्रदेश में पोड्डू, मध्य प्रदेश में दैया। ये 5 याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद में हम थोड़े से जो है फसलें जो है ना वो देख लेते हैं। फसल कहाँ कहाँ जो है ज़्यादा होती है, क्यों एक प्रश्न लगभग आ जाता है। कृषि में 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक तो वर्तमान बजट और आर्थिक समीक्षा से संबंधित वर्तमान डाटा, दूसरा ट्रेडिशनल क्वेश्चन, भाई फसल सबसे ज़्यादा कहाँ, उसके प्रकार, कृषि क्रांतियाँ, रबी खरीफ जायद की फसलें। तो देखो गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। आबादी भी उत्तर प्रदेश में है, उत्तरी भारत में गेहूँ भी खूब खाया जाता है। चावल कहाँ होता है, पश्चिमी बंगाल में। कुछ डाटा में जैसे जो है तेलंगाना भी दे रखा है, बाकी ज़्यादातर आपको पश्चिमी बंगाल में मिलेगा। गन्ना यूपी, कपास गुजरात, ठीक है। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। तिलहन में गुजरात, राजस्थान 2 नंबर पे, सोयाबीन मध्य प्रदेश, सरसों में राजस्थान 1 नंबर पे, बाजरा में राजस्थान, मक्का में कर्नाटक, ठीक है, मक्का खाओ, नाटक मत करो, कर्नाटक। दलहन मध्य प्रदेश, वैसे दाल को जैसे एकदम मध्य भाग से तोड़ा जाता है, 2 टुकड़े किए जाते हैं, मध्य प्रदेश। मूंगफली तो गुजरात में, और राजस्थान में बीकानेर में उसको राजकोट बोलते हैं ना। और सरसों राजस्थान, अफीम मध्य प्रदेश, चाय असम, ठीक है, पश्चिम बंगाल असम है सबसे ज़्यादा, कॉफ़ी कर्नाटक, और फिर केरल। भाई ज़्यादा नाटक मत करो, कॉफ़ी पी लो चुपचाप, ज़्यादा नाटक मत करो, मक्का खा लो, ठीक है। जवार महाराष्ट्र, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है थोड़े से ध्यान रख लेना। फिर थोड़ी आपको ये भी याद दिला देते हैं, जैसे प्रमुख खरीफ की फसल तो चावल खरीफ की है, मक्का खरीफ की है, बाजरा, जवार, मूंगफली, अरहर, सोयाबीन, तिल, ग्वार, ये सब खरीफ की है, मूंग, मोठ। रबी की फसलों में गेहूं, जौ, जई, तोरियां, ठीक है, और राई, सरसों, अलसी, मक्का नहीं है, ठीक है, बेबी कॉर्न, क्या चना, मटर, आलू आदि। तो मोटा मोटी ध्यान रख लेना। और इसमें जो गन्ना है, गन्ना भी इसी में आ जाता है खरीफ में। कपास जो है वो भी आ जाता है खरीफ में, ठीक है। और जायद में, ये तो ऐसे ही इधर गन्ना उन्ना आ गया, धान। जायद में जो है, जायद में तो आपको पता ही है, रबी खरीफ जायद में जो तरबूज खरबूज और वो है ना, वो आ जाते हैं। ये कोई ऐसे आ गया होगा, ठीक है, जो तरबूज खरबूज। अब है भारत की कृषि क्रांतियाँ। काली क्रांति बायोडीजल पेट्रोल, नीली क्रांति मछली, क्यों दे तो नीला जल, भूरी क्रांति चमड़ा, फूड चेन क्रांति किसानों की आय को दोगुना करना, स्वर्ण क्रांति फल शहद, स्वर्ण तंतु जूट सोने का रेशा, हरित क्रांति खाद्यान्न में, गृह क्रांति उर्वरक में, गुलाबी क्रांति झींगा मछली और प्याज, प्याज का झींगा मछली का कलर गुलाबी, इंद्रधनुष कृषि में सभी क्षेत्रों में, लाल टमाटर में, गोल आलू में, रजत अंडा पोल्ट्री, अंडे का कलर थोड़ा रजत के जैसा होता है, सिल्वर सा, रजत तंतु कपास, स्वर्ण तंतु जूट, श्वेत क्रांति दुग्ध या दूध, पीली क्रांति तिलहन या सरसों, ठीक है। ये बेसिक थोड़े से आपको करवाए, उसके बाद में हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। अब हम प्रश्न देखेंगे, 25 प्रश्न हम इस क्लास में देखेंगे। एक PYQ क्लास वैसे मैंने अलग से भी आपके लिए लगाई थी, देखा था हमने। चलो अब हम जो है इसको शुरू करते हैं। भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है, तो कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र है भारत में। और शुष्क क्षेत्र, आर्द्र क्षेत्र, अति आर्द्र क्षेत्र आप जानते होंगे, शुष्क यानी सूखा, आर्द्र यानी नमी वाला, अति आर्द्र ज़्यादा नमी वाला, तो ऐसे। तो शुष्क कृषि के लिए आप अनुमानित ये देख लो कि जहाँ सबसे कम वर्षा हो रही है,
वो शुष्क क्षेत्र है। तो 35 सेमी से 75 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क कृषि की जाती है। उसके बाद भारत में सर्वाधिक रागी कहाँ होती है? रागी, तो रागी कहाँ होगी? कर्नाटक। ठीक है, रागी में भी कर्नाटक है। और मक्का में भी हमने देखा कि मक्का मत खाओ, नहीं मक्का खाओ नाटक मत करो, और मूड फ्रेश कर लो, कॉफ़ी पी लो, नाटक मत करो, तो कर्नाटक। उसके बाद में राष्ट्रीय केसर मिशन, केसर वैसे जम्मू कश्मीर में खूब होती है, किसकी उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया? तो राष्ट्रीय कृषि विकास, खाद्य सुरक्षा, राष्ट्रीय बागवानी, राष्ट्रीय नकदी। तो राष्ट्रीय कृषि विकास जो है वो इसका उत्तर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि और क्षेत्र सुमेलित नहीं है? अभी अभी हमने देखा था कि स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में इसको वालर कहा जाता है, और कुछ अन्य क्षेत्रों में अलग अलग नाम। तो झूम पूर्वोत्तर में था, असम में, पोन्नम केरल, पोडू आंध्र प्रदेश, कुमारी मध्य प्रदेश, ये आपने को देखना पड़ेगा। जो है चौथा कुमारी, मध्य प्रदेश में जो है कुमारी नहीं है। मध्य प्रदेश में क्या था इसका नाम, आपको याद आया क्या? मध्य प्रदेश में वापस एक बार ये आपको वापस दिखा देता हूँ मैं दोबारा, इन चीज़ों को एक बार दोबारा देख लो। असम और में झूम, मणिपुर में पामलू, छत्तीसगढ़ में दिप्पा, मध्य प्रदेश में दहिया, आंध्र प्रदेश में पोड्डू। ठीक है, तो इनको आप थोड़ा सा रट लेना, देखो। ठीक है, ये क्लास 10 में सीधा सीधा दे रखा, बाकी सब जगह और भी होगा, परंतु ये आप ध्यान में रख लेना इसको। उसके बाद में आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है? ये हरित क्रांति जो है वो हरित गृह प्रभाव क्या होता है? ये तो ग्लोबल वार्मिंग है कि भी धरती का जो तापमान बढ़ रहा है। उच्च उत्पादक किस्मों के बीज, ये हरित क्रांति से जुड़ा हुआ है। हरित क्रांति का मतलब ये हुआ कि पहले भारत में अनाज काफ़ी कम होता था, विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था। 1966 में स्वामी नाथन और विश्वमी नॉर्मन बोरलॉग, उन्होंने काफ़ी काम किया बीजों के ऊपर, उन्नत किस्म के बीज तैयार किए गए। उसके अलावा उर्वरक का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग, सिंचाई का प्रयोग आदि सब। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं और चावल पर पड़ा, और मुख्यतः हरियाणा, पंजाब, इन राज्यों पर ज़्यादा इसका लाभ जो है वो लिया गया। अब द्वितीय हरित क्रांति भी आ रही है जो दूसरे क्षेत्रों के लिए आ रही है। तो हरित से संबंधित है, तो ये संबंधित है, बाकी पर्यावरण और ये इससे नहीं है। हरित जीएनपी ये अलग चीज़ है कि भाई पर्यावरण के लिए कितना काम किया जा रहा है। निम्न में से भारत में कपास उत्पादक शीर्ष राज्य, तो कपास के मामले में पहला स्थान किसका है? तो क्या होगा यहाँ पे? गुजरात हो जाएगा कपास में। ठीक है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, तो यहाँ पे एक आ जाएगा। उसके बाद में भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इसको NFSA बोलते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, किस वर्ष जो है वो लाया गया था? तो 2013 इसका उत्तर हो जाएगा। इसी के तहत जो गेहूं वगैरह मिलते हैं, और अभी गिव अप अभियान भी चलाया गया है कि जो लोग दायरे में नहीं आ रहे उनको ये छोड़ देना चाहिए। रबर का सर्वाधिक उत्पादक, तो रबर जो है पेड़ों के लगता है, केरल होगा इसमें। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो गन्ना वैसे सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? यूपी में होता है। और चीनी अगर पूछे तो महाराष्ट्र है, मिले चीनी मिले। ठीक है, तो यहाँ पे वाराणसी होगा गन्ना। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी पद का उपयोग सर्वप्रथम किस वर्ष में किया? सामाजिक वानिकी क्या होता है कि समाज के लोगों द्वारा मिलकर वनों का प्रयोग करना, वन लगाना, सुरक्षा करना। तो ये 1976 जो है, 1976 में आया। अमन, ओस, बोरो किसकी फसलें हैं? तो बासमती और वरना है ना क्या, तो चावल आ जाएगा। भारत में कॉफ़ी उत्पादक राज्यों का निम्न में से घटता हुआ क्रम। तो कॉफ़ी के बारे में क्या होता है? मूड खराब हो जाता है, तो मूड हो जाता है एकदम टकाटक, और मत करो नाटक, तो कर्नाटक पहला तो हो गया। दूसरा क्या होगा? मत करो, तो केरल, कर्नाटक, केरल ये इसमें आ जाएगा। उसके बाद में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अच्छा, कर्नाटक केरल दोनों में है क्या ऑप्शन? तो दोनों में है, तो फिर एक नंबर ही है इसमें। 3 नंबर पे तमिलनाडु है। ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है ज़्यादा।
और कई बार पूछ लेते हैं 4-4 भी, पर 4-4 सभी के याद करोगे तो कन्फ्यूजन रहने लगेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक उद्देश्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। तो कौन सी फसलें? तो इसमें जो है मुख्यतः जो दिया जाता है उसमें चावल, गेहूं और दालें, क्योंकि ये ही, अब चावल और दाल एक तरह से पूरा भोजन है और गेहूं भी साथ में। तो इसमें जो है वो 1 नंबर हो गया। निम्न में से कौन सा फसल और उत्पादक राज्य सही सुमेलित नहीं है? तो आप इसको आसानी से पहचान लोगे। जैसे चावल सबसे ज़्यादा पश्चिमी बंगाल है, गेहूं सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश है, जूट जो है वो हालांकि सबसे ज़्यादा तो नहीं है, परंतु सबसे ज़्यादा तो जूट में पश्चिमी बंगाल आता है, पर असम भी है। और चाय में जो है वो असम होगा, और गुजरात जो है वो होगा कपास। और गुजरात में क्या है? सर्वाधिक मूंगफली। ठीक है, ये दोनों ही गुजरात में ज़्यादा होते हैं। भारत में केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर 22 अनिवार्य कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करती है? तो ध्यान रखना, 22 जो फसलें हैं उनके लिए MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है। तो किसके द्वारा? कृषि सांख्यिकी ब्यूरो, स्वामीनाथन नाबार्ड, कृषि लागत और कीमत आयोग। तो कृषि की लागत और कीमत, नाम से पता चल रहा है ना कि भाई लागत क्या आ रही है, उसकी कीमत क्या रखी जाए, तो MSP। APMC अधिनियम का संबंध किससे है? APMC का पूरा नाम है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी एक्ट। तो जो कृषि उत्पाद है उनके विपणन के लिए जो समिति है वो एक्ट। तो इसका संबंध किससे है? तो कृषि का सूचना पोर्टल, कृषि की ऊर्जा, कृषि को संस्था। तो कृषि ये होगा 2 नंबर। भारत में थोक कृषि विपणन के नियमन से, यानी जो थोक कृषि का काम होता है कृषि मंडियों में, तो उनमें जो है उनका नियमन, रेगुलेशन। भारत में किस राज्य में रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ये क्वेश्चन तो ऊपर आ चुका है वैसे। केरल। कृषिगत वस्तुओं के न्यूनतम समर्थन मूल्यों के निर्धारण हेतु कृषिगत लागतों एवं कीमतों हेतु आयोग, कृषिगत लागत और कीमत आयोग, अभी अभी हमने ऊपर देखा MSP के लिए कतिपय कारकों पर विचार करता है। तो ये आप ध्यान रखना कि जो MSP है उसका निर्धारण कौन करता है? ये आयोग है। कौन सा आयोग? कृषिगत लागत और कीमत आयोग। तो ये कौन सा कारक नहीं देखता? तो उत्पादन लागत तो देखो देखी जाती है कि भाई कितना खर्चा पड़ेगा। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतें ये भी देखी जाती है कि अभी क्या भाव चल रहे हैं। मांग पूर्ति की दशाएं भी देखी जाएगी। पिछले 3 वर्षों का MSP क्या था उसका औसत, ये नहीं देखा जाएगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये इसमें हो जाएगा। मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय भिन्नता सहायक है। मानसूनी वर्षा होती है, अभी चल रही है मानसूनी वर्षा, जून जुलाई अगस्त सितंबर। क्षेत्रीय भिन्नता, राजस्थान में कम कहीं ज़्यादा, तो सहायक है विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में, तापमान बढ़ाने में, भूमि का क्षमता बढ़ाने में, सूखा शमन में। तो यही होगा इसमें, विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में। जैसे मान लो कम वर्षा होती है तो हम बाजरा वगैरह उगा लेते हैं, ज़्यादा वर्षा होती है कुछ इलाकों में, पश्चिमी बंगाल पूर्वोत्तर में, तो वहाँ चावल उगा लेते हैं। तो इस प्रकार से आगे निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। भारत में कॉफी उत्पादन बाबा बुदन की पहाड़ियों से आरंभ हुआ। बिल्कुल, कर्नाटक में है बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, जहाँ पर सबसे पहले कॉफ़ी जो है उगानी शुरू हुई। और कॉफ़ी की 2 किस्में होती है, एक तो अरेबिका और एक है रोबेस्टा। रोबेस्टा, ठीक है। गन्ना सर्वाधिक सिंचित फसल है, गन्ने में रस होता है भरा हुआ, तो खूब पानी चाहिए। गोल्डन राइस विटामिन ए का स्रोत है। चाय के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। तो क्या आपको ऐसा सत्य लग रहा है? ये सही है, गन्ना सर्वाधिक सिंचित फसल है, गोल्डन राइस विटामिन ए। चाय वाला जो है इसके उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम नहीं है, इसके उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। तो आप कहेंगे प्रथम कौन है? तो ज़्यादातर फसलों में आपको प्रथम चीन मिलेगा। चाय में चीन है ना, चावल में चीन, जैसे गेहूं में चीन। तो और चाय सबसे पहले चीन में थी, अंग्रेज लेकर आए थे यहाँ, भारतीयों को परिचय करवाया था।
मिश्रित कृषि में क्या शामिल है? मिश्रित, तो यहाँ पे योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न फसलें एक साथ बो देना, रबी खरीफ की फसलों को एक साथ बो देना, विभिन्न फसलें उगाना और पशुपालन भी करना, फसलें और सब्जियां उगाना। बताओ मिश्रित कृषि। तो पढ़ा हुआ नहीं है तो आप इसमें कुछ तुक्का कहीं और लगाओगे, ब में या और। आपने थोड़ा सा पढ़ रखा है तो आप समझ जाएंगे कि पशुपालन, भाई खेती करना और पशुपालन करना बहुत अच्छा तरीका रहता है ये। पशु आराम से खेत में खुला घूमते हैं, अच्छा चर लेते हैं और फिर खाते पीते हैं, फिर खाद भी अच्छी, गोबर करते तो खाद होती है और पशुओं के लिए अच्छा स्वास्थ्य रहता है। तो कृषि और पशुपालन साथ साथ बहुत सारे किसान भाई करते हैं, तो ये एक अच्छा है इसका। छोटे स्तर पर हम भी करते हैं। निम्नलिखित में से केरल की सबसे आवश्यक और मुख्य फसल, तो केरल में आपको मिलेगा एक तो रबर, ठीक है, रबर सबसे ज़्यादा है, रबर या रबड़। अब यहाँ पे जो ऑप्शन आए हैं चावल, कॉफ़ी, कपास, चाय, तो कपास नहीं है, चाय भी नहीं है। अब कॉफ़ी या चावल, कॉफ़ी कर्नाटक में है सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे चावल आ जाएगा। चावल हालांकि पश्चिमी बंगाल है, परंतु दक्षिण भारत के राज्य भी तो है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तो ये आ जाएगा इसमें। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सर्वाधिक चावल उत्पादन पश्चिमी बंगाल, आप कहेंगे बिल्कुल सुमेलित है। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन, सर्वाधिक गन्ना उत्पादन, सर्वाधिक दूध का उत्पादन, सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक कपास उत्पादन, तो कपास में हमने पढ़ा कि कपास में क्या है, गुजरात। मूंगफली में क्या है, गुजरात। सर्वाधिक गन्ना उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे सह जो है वो हो जाएगा। भारत में पीली क्रांति, तो पीली क्रांति, मछली नीली क्रांति, फल सुनहरी क्रांति, तिलहन जो होते हैं ना, तिलहन, तो हालांकि तिल तो वैसे काले होते हैं, परंतु सरसों और भी तिलहन में ही आता है फसल। केवल तिल काले होते हैं, तिल सफ़ेद भी होते हैं, सरसों भी तिलहन में आता है, तो इसलिए इसको पीली क्रांति के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए थोड़ी बीच में आपको महत्वपूर्ण जानकारी और दे देते हैं कि आप टेलीग्राम चैनल को भी अपने को आप कर लेना सब्सक्राइब। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानकारी भेजते हैं। ये पुस्तक सेकंड ग्रेड के लिए सॉल्व्ड पेपर आए हुए PYQ क्वेश्चन है। व्याख्या बहुत अच्छी है, केवल वर्तमान पाठ्यक्रम से संबंधित टॉपिक रखे हैं। ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों ने ऑनलाइन ऑर्डर कर रखा है, किताब या तो आप तक पहुंच गई होगी या जल्दी पहुंच जाएगी, क्योंकि ऑर्डर काफ़ी मात्रा में आ गए थे, तो फिर जो है वो थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें। और 2018 से 24 तक के पेपर हमने रखे हैं, करंट अफेयर वगैरह इसमें सारा हटा के, यानी जो वर्तमान जो सिर्फ काम के वही पेज रखे हैं। 200 पेज की किताब है, 10 दिन में भी आप इसको कवर जो है वो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज की, कि भाई 100 टेस्ट पेपर है लगभग और 5000 के आसपास महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो वो आपको कहाँ मिलेंगे? यस गुरु एप्लीकेशन के ऊपर, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना या लिंक दिया गया है। इसी प्रकार से आपको जो है ये टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, अलग अलग पार्ट वाइज भी ले सकते हो, कमांड भी ले सकते हो। ऐसे आप नोट्स भी ले सकते हो, कमांड भी और पार्ट वाइज भी डाउनलोड कर सकते हो। PDF को प्रिंट आउट ले सकते हो। शिक्षा, मनोविज्ञान, राजस्थान की कला संस्कृति, भूगोल, इतिहास, विश्व भारत का भूगोल आदि, ठीक है। इसी प्रकार से एक एप्लीकेशन और है वीडियो कोर्सेज के लिए, यस गुरु प्राइम, जहाँ पे स्कूल व्याख्याता का संपूर्ण पाठ्यक्रम का जो कोर्स है वो लॉन्च किया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हो। अलग अलग पार्ट वाइज भी आप देखना चाहो, इंग्लिश, साइंस, वो भी वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। और वरिष्ठ अध्यापक और सेकेंड ग्रेड क्या फर्स्ट ग्रेड दोनों के लिए, ठीक है। और अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। उस कथन की पहचान करो जो रबड़ की फसल के बारे में सही नहीं है, बताओ। तो यह एक भूमध्य रेखीय फसल है, इसके लिए शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है, यह एक महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चा माल है, तो ये तो बिल्कुल सही है। यह मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में उगाया जाता है, तो शुष्क जलवायु वाला ये जो है इसमें हो जाएगा। कि भाई जैसे केरल वाला इलाका है दक्षिण भारत का, तो शुष्क थोड़ी है, वो तो आर्द्र है और अति आर्द्र इलाका है, तो अच्छी खासी वर्षा इसके लिए चाहिए। भूमध्य रेखीय
तो अपने जो करक रेखा के नीचे वाला जो हिस्सा है जो कि थोड़ा गर्म है, उष्ण है परंतु आर्द्र भी है, तो उस इलाके में तो भूमध्य रेखा भारत जो है 8 डिग्री उससे के थोड़ा आगे है, तो लगभग वो इलाका गर्म इलाका, तो वो फसल भी है ये, और केरल आदि इलाकों में होती है। तो 25 प्रश्न हमने देख लिए हैं, इसके 25 क्वेश्चन और हैं, तो वीडियो फिर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 25 क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे। कमेंट करके ज़रूर आप जो है बताना कि क्लासेज कैसी लगी, और आपके पास भी कोई फैक्ट है तो आप ज़रूर इसमें अपडेट कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।